टेनमा अपने क्लासमेट्स के साथ एक अवेकनिंग सेरेमनी शेयर कर रहा होता है जो नॉर्दर्न कमांडर मेनू इजुमी के सामने हो रही है। वही इंसान जिसने सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकनर को ट्रेन किया था और ह्यूमैनिटी की लाइट को आगे बढ़ाया था, जिस पर इन बच्चों की पोटेंशियल को जगाने के लिए मेन्यू इजुमी एक अवेकनिंग मोनोलिथ समन करता है। इसके बाद कई स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं लेकिन उनका अवेकनिंग नहीं हो पाता है, जिस पर आयरनी ये होती है कि उन सब में से सबसे मोटा बुली आखिरकार अवेकेंड हो जाता है। यह देखकर टेनमा उसे साइड में धक्का देता है और स्टोन के साथ इंटरेक्ट करता है, पूरी फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ, जिस पर उसी मोमेंट नॉर्दर्न कमांडर खुद टेनमा के स्पिरिट को देखता है जो एक लिटरल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके बाद मोनोलिथ एक इनॉर्मस ब्लू लोटस की तरह ब्लॉसम करता है और टेनमा को एक हिडन स्किल मिलती है जिसका नाम ओवर मिमेसिस होता है, जो उसे किसी भी ओपोनेंट की स्किल को अडेप्ट करने और उसके बदले काउंटर क्रिएट करने की एबिलिटी देता है। बेसिकली उसे ओवर पावर्ड महारागा जैसी पावर्स मिल जाती हैं, जिस पर फैट पुली जेलसी हैंडल नहीं कर पाता और टेनमा पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन एक सडन फ्लैश में मेन्यू इजुमी उसके पीछे ऐसे अपीयर होता है जैसे उसका रेंट ओवर ड्यू हो और उसे डर से पैरालाइज कर देता है। यह देखकर वो डर के मारे पैंट से कीली कर लेता है और सीधे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कंप्लीट एनालिसिस के साथ टेनमा थंडर वेव नाम की काउंटर स्किल गेन करता है जो उसे एक मिनी लोटस डोमेन में ले आती है। हर बार जब उसका अडेप्टेशन कंप्लीट होता है तो सब उसे एक लिटरल मॉन्स्टर मानने लगते हैं जिसने अभी अभी एक ओवर पावर्ड स्किल हासिल की है। लेकिन तभी सबकी एक्सपेक्टेशंस के उलट आसमान से एक जायंट मोनोलिथ गिरता है और पूरे इंस्टीट्यूट पर कोलैप्स हो जाता है, जिस पर नॉर्दर्न कमांडर के होते हुए भी सिचुएशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि इस मोनोलिथ का गिरना एक पावरफुल डिजास्टर बीस्ट के आने का साइन होता है। यह सुनकर नेचुरली सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन टेनमा इतना ज्यादा एंग्री होता है कि उसे किसी चीज की एफिंग केयर नहीं होती। वो अकेले ही उस थ्रेट से डील करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस पर वो खुद को लकी फील करता है क्योंकि एक अवेकनर बनने के बाद उसका पहला एनिमी वही क्रीचर होता है जिसने उसकी मां को मारा था। इस वजह से उसके लिए ये दिन सच में एक हैप्पी डे बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये सब बातें एक बैड एस स्केलेटन सोल्जर से कर रहा होता है जो लिटरली आग में जल रहा होता है। अपनी नई पावर्स मिलने के बाद टेनमा सोचता है कि क्यों ना इन्हें अभी टेस्ट किया जाए, जिस पर थंडर वेव यूज करके वो लाइटनिंग स्पीड से आगे रॉकेट करता है और स्केलेटन सोल्जर के सामने जा खड़ा होता है। मॉन्स्टर उस पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन टेनमा की इनक्रेडिबल स्पीड की वजह से वो न सिर्फ उसे डॉज कर लेता है बल्कि एक फेरोशियस पंच के साथ उस जाइगेंटिक मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। वो किसी को खुद से नीचे समझने से मना करता है और ये भी डिसाइड करता है कि इन क्रीचर्स के हाथों अब कोई और नहीं मरेगा। सिर्फ वही एक सिंगल हिट मॉन्स्टर को जमीन पर डाल देता है, जिसे देखकर उसके सारे क्लासमेट्स शॉक में आ जाते हैं। वो टेनमा की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर स्टन्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब भागने की जरूरत भी है या नहीं। वही रुकी जो कुछ मोमेंट्स पहले तक कुछ भी नहीं था, अब एक लेवल 8 कैलामिटी बीस्ट को एक बिल्डिंग के पार एनाइलेट करने की एबिलिटी दिखा रहा होता है। सुपरवाइजर का रिएक्शन भी यही होता है क्योंकि टेनमा का लेवल 0 नॉर्मल लेवल 0 अवेकनर की स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा एक्सीड कर रहा होता है। फिर भी इस लेवल पर होते हुए भी स्केलेटन सोल्जर को हराना इम्पॉसिबल माना जाता है क्योंकि उसके पास दो पावरफुल एबिलिटीज होती हैं। पहली उसकी इनॉर्मस डिफेंस और दूसरी जो अब एक्टिवेट हो रही होती है बोनफायर नाम की एबिलिटी, जो ब्लू फ्लेम्स की एक वॉल क्रिएट करती है और जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसे खत्म कर देती है। यह देखकर टेनमा के फ्रेंड्स वरीड हो जाते हैं, जबकि बिग मैक अटैक ग्रिंचफिस खुशी खुशी उसकी डेथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। सबको लगता है कि ये एंड है, लेकिन असल में ये तो बस बिगिनिंग होती है। ककाशी द कॉपी निंजा से इंस्पिरेशन लेते हुए टेनमा अपने माइंड में उस एबिलिटी को एनालाइज करता रहता है। इसी दौरान उसे ये भी नोटिस होता है कि जैसे ही उस पर एनिमी का अटैक लगता है उसकी एनालिसिस स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगती है। स्नो बनी इंस्ट्रक्टर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती क्योंकि एक लेवल 10 अवेकनर भी स्केलेटन सोल्जर के बोनफायर अटैक को टैंक नहीं कर सकता। असल में टेनमा का बॉडी लिटरली जल रहा होता है, उसकी स्किन बर्न होकर उतरती जा रही होती है, उसकी रिब्स तक दिखने लगती हैं और फिर भी वो सिचुएशन की एक भी केयर नहीं करता। उसे बस अपनी प्यारी माँ का चेहरा दिखता है जिसने वही मर्सिलेस फ्लेम्स झेली थी। इसी पॉइंट पर सुपरवाइजर को रियलाइज होता है कि टेनमा ने अभी तक अपनी फुल पावर
पावर्स यूज ही नहीं की हैं। जीनियस अवेकनर यहाँ बिल्कुल गस फ्रॉम ब्रेकिंग बैड की तरह दिख रहा होता है और एनालिसिस कंप्लीट होते ही स्केलेटन सोल्जर को मारने की धमकी दे रहा होता है। सच में ये सीन इतना मेटल लगता है कि सब सन्न रह जाते हैं। उसके क्लासमेट्स को बुरा लगता है कि उन्होंने हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट किया। तभी कुछ लोग ब्लू लोटस को फिर से सर्च करते हुए नोटिस करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि अवेकनर अब एक मिरेकल दिखाने वाला है। बॉडी के विदर होते हुए टेनमा एक नई स्किल रीच करता है और ब्लैक आइस वॉल सीख लेता है, जो किसी भी बॉडी की सरफेस पर आइस जनरेट करके फायर बेस्ड अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है। जैसे ही वो ये स्किल ऑब्टेन करता है, सिस्टम उसे फुल हेल्थ तक हील कर देता है, जिससे वो फ्लेम्स से पूरी तरह रिकवर हो जाता है। टेनमा समझ जाता है कि वो सोल्जर को एक ही अटैक में डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन अब स्टैट्स फिर से बूस्ट हो चुके होते हैं तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल बन जाता है। लोटस की गॉर्जियस पेटल्स उसके बॉडी को एनगल्फ कर लेती हैं और उसे फिर से फुल हेल्थ तक रिप्लेनिश कर देती हैं। उसके क्लासमेट्स चीयर करते रहते हैं, ये बिलीव नहीं कर पाते कि वो कोजो की तरह मूव कर रहा है, जैसे सुकुना की मेलेवलेंट श्राइन के अंदर खुद को हील कर रहा हो। टीचर उसकी हीलिंग एबिलिटी देखकर पूरी तरह स्टार स्ट्रक हो जाती है, खासकर तब जब उसने अभी अभी लाइटनिंग बेस्ड अटैक भी यूज किया था। एक बात क्लियर हो जाती है, टेनमा बिल्ड डिफरेंट है। वो एक एक्सेप्शनल अवेकनर है। उसकी सेल्फ रिकवरी देखकर सब सोचने लगते हैं कि क्या वो ब्रेन जैसी चीजें भी रीजेनरेट कर सकता है। इसी बीच स्केलेटन सोल्जर गुस्से में आ जाता है और फिर से ब्लू फ्लेम्स की वेव उस पर भेज देता है, लेकिन इस बार टेनमा अपने बॉडी को थिक मेटेलिक आइस से कवर कर लेता है। ये आइस आर्मर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ब्लू फ्लेम्स भी इसे मेल्ट नहीं कर पाती और अब वो पूरी तरह इम्यून हो जाता है। फ्लेम्स को काटता हुआ टेनमा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह आगे बढ़ता है। सोल्जर की व्हाइट स्लैश टॉर्च करता है और उसी आइस आर्मर से अपने आर्म से एक इनॉर्मस सोर्ड जनरेट करता है। वो किसी फाइनल बॉस जैसा दिखता है और कहानी अभी बस शुरू ही हुई होती है। बिल्डिंग साइज सोर्ड से टेनमा स्केलेटन मॉन्स्टर पर एक क्लीन किट कैट स्ट्राइक मारता है, जिसे देखकर सारे स्पेक्टेटर्स शॉक में आ जाते हैं। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही ह्यूमन आई से परसीव नहीं की जा सकती। फाइट के एंड होते ही टेनमा का आर्मर विदर हो जाता है और वो बोस्ट करता है कि उसने ऑफेंस और डिफेंस दोनों की अल्टीमेट स्किल हासिल कर ली है। फाइट के बाद उसके फ्रेंड्स उसे रुकी कहते हुए हक करते हैं। जो वहां नहीं होती, वो उसकी चिंता में भाग जाती है। टेनमा सोचता है कि शायद उसने उसे नाराज कर दिया है, जबकि इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। एक मियर अवेकेंड बॉय ने ऐसा कैलामिटी बीस्ट डिफीट किया होता है जिसे लेवल 100 अवेकनर भी नहीं हरा सकता। चा को मेस क्लीन करने और प्रिंसिपल के लिए मैसेज छोड़ने को कहा जाता है कि जीनियस अवेकनर उनके साथ आ रहा है। टेनमा का बेस्ट फ्रेंड उसकी तारीफ करता रहता है कि फाइट के दौरान वो गॉड जैसा लग रहा था। सुपरवाइजर खुद उससे बात करने आता है और बाकी क्लासमेट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सोचकर कि मेन्यू शायद उसे अपना स्टूडेंट बना ले। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेन्यू वही इंसान है जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर जीन टाइवा को ट्रेन किया था, इसलिए उसके स्टैंडर्ड्स भी काफी हाई होते हैं। टेनमा का फ्रेंड उन्हें स्पेस देने के लिए वहां से चला जाता है और नॉर्दर्न कमांडर टेनमा की स्पेशल टैलेंट की तारीफ करता है। टेनमा समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मेन्यू को उसके दिल में छिपी हेट्रेड और एंगर नजर आ जाती है। वो क्यूरियस हो जाता है कि आखिर किस वजह से टेनमा इतना रिजेंटफुल ह्यूमन बना। यहीं से सैड स्टोरी शुरू होती है, जब टेनमा अपने पेरेंट्स की ट्रैजिक लॉस शेयर करता है। 10 साल पहले वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर से मरने ही वाला था, तभी अचानक एक अवेकनर ने उसकी जान बचाई थी। अनफॉर्चुनेटली टेनमा अपनी आंखों के सामने अपनी मां को धीरे धीरे खत्म होते हुए देखता है, जब बोन फायर की फ्लेम्स उसका फ्लैश खा रही होती है, जिस पर उसकी मां उससे कहती है कि वो अपनी बाकी की जर्नी कन्विक्शन के साथ चलता रहे। इसके बाद से टेनमा के अंदर कैलामिटी बीस्ट्स के लिए हेट्रेड ग्रो करता रहता है। वो उन्हें स्लॉटर करना चाहता है, डीमन ऑफ रूइन और उसकी पूरी काइंड का एंड अश्योर करने के लिए। यही हेट्रेड अभी भी सरफेस करता है जब टेनमा रो रहा होता है, जिस पर मेन्यू इजुमी ये इंटरेस्टिंग डिटेल नोटिस करता है। स्ट्रेंजली उसकी लेफ्ट आई से आंसू निकलना बंद हो जाता है, लेकिन राइट आई अपने आप टीयर्स प्रोड्यूस करती रहती है। ये वही चीज होती है जो उसकी माँ की डेथ के बाद भी हुई थी। ये पूरी टॉक नो जुत्सु वाली स्टोरी सुनने के बाद मेन्यू टेनमा को एक ऑफर देता है, उसे अपना स्टूडेंट बनाने का और टॉप लीग में डालने का, ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके। सेवियर लीग एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खास तौर पर कैलामिटी बीस्ट से फाइट करने और उन्हें स्लॉटर करने के लिए बनाई गई होती है, जिसमें दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स होते हैं। ये कुछ हद तक एक मॉन्स्टर किलिंग आर्मी जैसी होती है। इसके हर मेंबर को सेवियर कहा जाता है। इन लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज, वेपन्स और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए, एक जॉब की तरह। यहाँ तक कि ट्रेनी सेवियर भी हर महीने 10,000 गोल्ड अर्न करता है, और इस इकोनॉमी में तो 200 के लिए भी काम कर लिया जाए। अमाउंट काफी जनरस होती है, लेकिन इन सारी प्रिविलेजेस के साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। सेवियर्स को जब भी कॉल किया जाए
है कैलमिटी बीस्ट से फाइट करना होता है। वो वर्ल्ड की फ्रंट लाइन होते हैं। ऑनेस्टली टेनमा को रिवॉर्ड से कोई मतलब नहीं होता, उसे बस मॉन्स्टर्स को मारना है गेम के लव के लिए। ब्रो इस पॉइंट पर टूम स्लेयर बनना चाहता है। इसके बाद वो सेवियर बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसे पता चलता है कि हर फेब्रुअरी लीग एक एग्जाम होल्ड करती है जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पॉइंट्स मेरिट के बेस पर मिलते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 100 बेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स ही सेवियर बन पाते हैं। ये सुनकर टेनमा हाईएस्ट स्कोर के बारे में क्यूरियस हो जाता है। मेन्यू बताता है कि टॉप स्कोर 1,15,000 पॉइंट का था जो जीन ताइवा ने बनाया था। 11 सालों से कोई भी उस स्कोर को टच नहीं कर पाया है और अगर कोई उसके 50% पॉइंट्स भी ले आए तो फर्स्ट प्लेस गारंटी हो जाता है। टेनमा उसे ह्यूमैनिटी की लाइट और एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर मानता है जो ह्यूमैनिटी के काम आता है, लेकिन मेन्यू उसे अश्योर करता है कि अपनी टैलेंट की कंपैरिजन जिन ताइवा से करना वाइज नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल अलग लीग में है। फिर भी टेनमा के अंदर ब्लू लॉक वाला ईगो जाग जाता है और वो उस रिकॉर्ड को स्मैश करने की बात करता है जिस पर मेन्यू सरप्राइज हो जाता है। ये उसे अपने स्टूडेंट तिवाजिन से हुई कॉन्वर्सेशन याद दिलाता है जिसने कहा था कि समडे एक ह्यूमन आएगा जो उसकी टैलेंट को सरपास करेगा। ऐसा लगता है जैसे नया सक्सेसर आ चुका है। वही पोटेंशियल इस लड़के में उसे दिखता है। नेक्स्ट सेक्स सीन में वो स्टोन मॉन्यूमेंट्स के पास होते हैं जो दो वर्ल्ड्स के बीच पासेस क्रिएट करते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना इनफ नहीं होता, मॉन्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है वरना स्पॉनिंग चलती रहती है। सामने जो बिल्डिंग होती है वो खास तौर पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए बनाई गई होती है, प्रिजर्व भी करती है और कैलमिटी बीस्ट्स को बाहर निकलने से रोकती है। ये जगह न्यू सेवियर्स के लिए टेस्ट और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होती है। लीग के टर्म्स में इसे स्टेज कहा जाता है और अंदर के मॉन्स्टर्स अनकंट्रोलेबल माने जाते हैं। इसी वजह से रूकीज यहाँ एंटर करते ही स्लॉटर हो जाते हैं और इसे रूकी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। जीन ताइवा ने अपने अर्ली डेज में इस स्टेज को सिर्फ 3 मिनट्स में क्लियर किया था। मेन्यू चाहता है कि टेनमा भी यही टेस्ट 3 मिनट से कम में क्लियर करे, तभी वो ऑफिशियली उसे अपना स्टूडेंट मानेगा। इसके बाद मेन्यू अपने न्यूएस्ट रूकी के साथ वॉक करता है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा होता है। लोग उसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की लेजेंड से कंपेयर करने लगते हैं। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर पाता कि वो मेन्यू के साथ शोल्डर टू शोल्डर चल रहा है। जब लोग अलग अलग बातें सोच रहे होते हैं, टेनमा डिजास्टर लेवल देखता है जो इस स्टेज के लिए 10 होता है। ये स्केलेटन सोल्जर से 2 लेवल ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर उसे किस टाइप के मॉन्स्टर्स फेस करने पड़ेंगे। लोगों के फेसेस पर शॉक देखकर टेनमा वंडर करता है कि यहाँ सब नॉर्मीज जैसे क्यों लग रहे हैं, जैसे कभी स्टेज में आए ही ना हो। फिर वो रिसेप्शन लेडी के पास जाकर स्टेज एंटर करने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे गाइड करती है और पार्टी के बारे में पूछती है जिस पर टेनमा बताता है कि वो अकेला है। कुछ पल के लिए साइलेंस छा जाता है। रिसेप्शनिस्ट इसे डिसरिस्पेक्ट समझ लेती है और सोचती है कि टेनमा उस पर लाइन मार रहा है। टेनमा को खुद समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। स्पेक्टेटर्स भी उसे ईगो वाला हॉट शॉट कहकर मॉक करने लगते हैं। क्लियर करने के लिए वो फिर से बताता है कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो बस स्टेज चैलेंज करना चाहता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट खुद को क्वीन समझती है और सोचती है कि टेनमा एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है। वो उसे रोकने के लिए अपना नंबर देने तक को रेडी हो जाती है। जेन्युइनली रेज बेटेड होकर टेनमा उसे वार्न करता है कि वो तीसरी बार रिपीट नहीं करेगा। उसे रिसेप्शनिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ स्टेज मिशन से मतलब है। उसके वर्ड से डरकर वो अग्री कर जाती है और कहती है कि उसकी डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होगी। टेनमा ब्रेसलेट उठाता है और अपने आर्म पर रैप करता है, उस अनोइंग एनकाउंटर से फ्रस्ट्रेटेड होकर। आसपास के बेटा सिम्स उसे इडियट समझते हैं कि उसने लड़की का नंबर नहीं लिया। लेकिन बात यह है कि कोई भी रुकी जो लेवल 10 स्टेज चैलेंज करता है बेसिकली मॉन्स्टर्स के हाथों खत्म होने आता है। गैप इतना डिस्पेयरिंग होता है। कई D1 हेटर्स बेकार की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग टेनमा के गिफ्ट को लेकर क्यूरियस होते हैं और सोचते हैं कि वो इसे कैसे यूज करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि गिफ्ट के बावजूद उसका लेवल अभी भी शून्य है। उनके नजर में वो ऑलरेडी हेड डेड होता है। टास्क पर फोकस करते हुए टेनमा ब्रेसलेट को अपने आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के साथ स्कैन करता है और दूसरी साइड एंट्री लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बोरिंग स्टफ खत्म होते ही वो स्ट्रेच करता है और फाइट के लिए रेडी होता है। टाइमर स्टार्ट होता है और 3 मिनट्स में स्टेज डिफीट करने का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। टेनमा मॉन्स्टर की तरह आगे लूंगे करता है और रियलाइज करता है कि ये प्लेस कितना ह्यूज है, भले ही आर्टिफिशियल स्टेज हो। अपने फर्स्ट मॉन्स्टर एनकाउंटर में वो लेवल 4 कार्डामा से मिलता है जो एक काफी मेस्ड अप डॉग जैसा दिखता है। टेनमा इसे एक सिंगल सोर्ड स्लैश में स्लॉटर कर देता है। उसकी आइस मॉर्फिंग पावर्स याद रखो, वो इजीली बैटल एक्स और हर सिचुएशन के हिसाब से वेपन मैनिफेस्ट कर सकता
सकता है। एक कार्डामा के कटते ही बाकी हंग्री ट्री लॉग जैसे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो पोकेमॉन का हॉरर वर्जन लगते हैं। आउटसाइड आया इस ट्रायल के अगेंस्ट स्ट्रांगली ओपोज करती है जो उसके फादर ने रखा होता है। रूकीज के लिए और भी स्टेजेस अवेलेबल होते हैं लेकिन फिर भी उसने टेन्मा को सबसे टफेस्ट स्टेज पर भेज दिया होता है। रियलिटी ये होती है कि वो टेन्मा को जिन से सरपास करते देखना चाहता है, इसलिए दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा होता है। आया को भी लगता है कि अल्टीमेट वॉरियर को सरपास करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी लिमिट्स ह्यूमैनिटी से बाहर है। लेकिन उसका फादर पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा मानती है। आया के लिए जिन पहले अप्रोचेबल और नाइस लगता था, लेकिन फिर उसने उसे लेवल 97 कैलेमिटी बीस्ट को ऐसे मारते देखा जैसे कुछ भी ना हो। उसकी आंखें कोल्ड और कैलकुलेटिंग थीं, बिल्कुल एक गॉड की तरह। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान ह्यूमैनिटी को क्रॉस करके खुद एक डेटी बन चुका हो। मेन्यू मानता है कि ये सब सच है, लेकिन वो ये भी आर्ग्यू करता है कि वही पोटेंशियल टेनमा में भी दिखता है, बस उसे उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिन ह्यूमैनिटी का सेवियर एक गॉड जैसा है, लेकिन टेनमा एक डीमन जैसा लगता है जो अपनी ही हेट्रेड में डूबा हुआ है, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट फोर्सेस बन जाते हैं। स्टेज पर वापस आते हुए टेन्मा आसानी से कडामा के पूरे ग्रुप को एनाइलेट कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी एबिलिटी ओवर मिसस इन वीक क्रीचर्स को स्कैन करने लायक भी नहीं समझती। तभी अचानक उसे वो फीलिंग आती है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, जिस पर वो इंस्टेंटली एक स्लैश के साथ रिटेलिएट करता है। सरप्राइजिंगली वो क्रीचर भी आसानी से मर जाता है। अब टेन्मा सोचने लगता है कि क्या डिजास्टर लेवल 10 के सारे क्रीचर्स इतने ही वीक हैं, लेकिन फिर उसे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना इस स्टेज को रूकी ग्रेवयार्ड नहीं कहा जाता। जरूर कुछ ऐसा है जो उसे अब भी पता नहीं है, और यही सच भी निकलता है। सिस्टम एक बी रैंक स्किल डिटेक्ट करता है जिसका नाम सेल्फ रीजनरेशन होता है, और एनालिसिस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। टेन्मा को यह एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि जिस क्रिएचर को उसने काटा था वही फिर से कोलोसस की तरह खड़ा हो जाता है और अर्थली विंस से उसे ओवरवेल्म करने लगता है। कट होने के बाद भी मॉन्स्टर रिजेनरेट हो जाता है, और तभी समझ आता है कि ये इतना हार्ड टू किल क्यों है। लेवल 10 स्ट्रेंथ वाले इस मॉन्स्टर के सामने टेन्मा ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है, शार्प स्पाइक्स अनलीश करता है और अपने दोनों आर्म्स को उनसे कवर कर लेता है। उसका गोल होता है इतना डैमेज करना कि क्रीचर रिजेनरेट ही ना कर पाए। डुअल सोर्ड से वो लगातार उसे काटता रहता है और साथ ही माइंड के पीछे एनालिसिस साइकिल भी प्रोसेस करता रहता है। एक पावरफुल स्लैश क्रीचर के हेड को 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो भी उसे मारने के लिए इनफ नहीं होता। टेन्मा को उसे काटने में सुप्रीम जॉय मिलता है। यहाँ मॉन्स्टर वो नहीं बल्कि टेन्मा खुद बन जाता है, जो उसे पूरी तरह टीयर अपार्ट करना चाहता है ताकि वो रिजेनरेट ही ना कर सके। वो मॉन्स्टर को इतने कट्स देता है कि लगता है जैसे उसने सुकूना का डोमेन एक्सपेंशन झेल लिया हो। मॉन्स्टर आखिरकार पीसेस में एक्सप्लोड हो जाता है और फाइट कंक्लूड होती है, जो अच्छा होता है क्योंकि टेन्मा का माना ब्लैक आइस स्किल स्पैम करने से लो हो चुका होता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि मॉन्स्टर फिर भी टिनी बिट्स से रेजेनरेट होकर फुल हेल्थ में आ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट सेल की तरह। फ्रस्ट्रेटेड होकर टेन्मा हर अटैक अवॉइड करता है और शॉक्ड रहता है कि वो एक इतना परसिस्टेंट मॉन्स्टर फेस कर रहा है। अच्छी बात ये होती है कि हर बार जब क्रीचर रिजेनरेट करता है, टेन्मा की एनालिसिस स्पीड और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन फाइट उसे ओवरवेल्म करने लगती है, यहाँ तक कि वो माना बचाने के लिए ब्लैक आइस यूज करना बंद कर देता है। स्मार्टर प्ले यही होती है कि वो स्पीड यूज करे और एनालिसिस कंप्लीट होने का वेट करे। वर्स्ट पार्ट ये होता है कि टाइम भी तेजी से खत्म हो रहा होता है। फक इट वी बॉल कहते हुए टेन्मा लास्ट मिनट अटेम्प्ट के तौर पर थंडर वेव और ब्लैक आइस वॉल दोनों एक्टिवेट करता है। वो क्रीचर की वाइन्स को काटता जाता है, उसे बार बार रिजेनरेट करने पर मजबूर करता है ताकि एनालिसिस जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि अगर माना खत्म हो गया तो वो वहीं मारा जाएगा। फिर भी वो सोचता है कि अगर यही उसका लेवल है तो मरना भी ठीक है, वरना वो खुद को शिटी इंपोस्टर मानेगा। वन लास्ट स्लैश के साथ टेन्मा अपनी पूरी फ्यूरी अनलीश करता है और क्रीचर का हेड काटने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली यहीं उसका माना पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसी मोमेंट उसके बॉडी में चीज स्लाइस से भी ज्यादा होल्स बन जाते हैं। ये उसका फाइनल चांस होता है, क्योंकि मिस्यूस प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है, और यही एक चीज होती है जो माना रिक्वायर नहीं करती। प्रोसेस कंप्लीट होते ही ब्लू लोटस फिर से स्पॉन करता है और सेल्फ रिजेनरेशन से लॉर्ड्स बर्स्ट एक्वायर होता है। मॉन्स्टर उसे फिर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय लोटस बर्स्ट एक्टिवेट हो जाता है, आसपास की सारी माना को एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन में बदल देता है। माय मिस्यूस कंप्लीट होते ही टेन्मा को लगी सारी वुंड्स ऑटो हील हो जाती है। मॉन्स्टर शॉक में देखता रह जाता है, और जैसे ही टेन्मा अपने हाथ क्लैप करता है, लोटस लिटरल हेल
अनलीश कर देता है। डिस्ट्रक्शन आसपास की हर चीज को इंसिनरेट कर देता है और क्रीचर एशेज में बदल जाता है। एंड में टेनमा खुद भी अपने अटैक के आउटबर्स्ट से वुंडेड नजर आता है। ये फाइट का उसका फाइनल ट्रम्प कार्ड होता है। बाय द वे, उसने इतना डिस्ट्रक्शन सिर्फ माना का एक थर्ड खर्च करके किया होता है, वो भी मिमीसिस से माना वापस मिलने के बाद। अब उसे मॉब मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय करने में कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। साथ ही ये कंफर्म हो जाता है कि मिमेसिस स्किल में माना और हेल्थ दोनों रिप्लेनिश करने की एबिलिटी होती है। स्टेज के अंदर सिर्फ एक शार्ड बचता है, जबकि बाहर की दुनिया में केओस मच जाता है। रिसेप्शन लेडी रूकी की चिंता करने लगती है और रेस्क्यू टीम बुलाने की रिक्वेस्ट करती है। इवन आगा को भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि टेनमा लेवल 10 मॉन्स्टर से हार जाएगा। बिगर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टेज को 2 मिनट से कम में क्लियर करना था। तभी सडनली स्टेज रिवील करता है कि एक न्यू रिकॉर्ड सेट हो चुका है, जिससे सब स्टन्ड रह जाते हैं। 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाता है, जिसे एत्सुकी तेनमा ने 2 मिनट 14 सेकंड में क्लियर किया होता है। स्टेज से बाहर निकलते वक्त तेनमा ऐसा लगता है जैसे किसी वॉर से निकला हो। उसके सारे हेटर्स अब फैंस बन जाते हैं, क्योंकि अंडरडॉग ने जिन का रिकॉर्ड पूरे 1 मिनट से तोड़ दिया होता है। तेनमा मेन्यू के पास जाकर पूछता है कि क्या उसने मेंटरशिप अर्न कर ली है। मेन्यू इजुमी जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होता है और अपने नए डिसाइपल की तारीफ करता है। रेयर मोमेंट्स में से एक होता है जब आया अपने फादर को ऐसे स्माइल करते देखती है। स्पेक्टेटर्स मानते हैं कि ये सब मेन्यू की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, लेकिन असल स्टोरी कुछ और होती है। रिसेप्शन लेडी शर्मिंदा होकर आती है और अर्लियर बिहेवियर के लिए एम्बैरेस्ड फील करती है। वो टेनमा को न्यू रिकॉर्ड सेट करने पर एक गिफ्ट देती है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती। टेनमा उसे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि रेकलेस न्यूबी को हायर स्टेज चैलेंज करते देख कोई भी पैनिक कर सकता है। इस बार उसकी बातें उसे फ्लस्टर्ड कर देती हैं। एजा उसे टीज करती है और याद दिलाती है कि फादर का स्टूडेंट बन गया है तो कॉकी मत हो। मेन्यू को लगता है कि ये लेवल उसके टैलेंट के लिए बहुत ईजी है, इसलिए डिफिकल्टी बढ़ाने का टाइम आ चुका है। उसके हिसाब से सही जगह एडवांस्ड स्टेज होती है। लेवल सिर्फ डिजास्टर बीस्ट के थ्रेट को इंडिकेट नहीं करते। मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर उनकी स्पीसीज होती है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स बिना इंटेलिजेंस के होते हैं, जबकि कुछ ह्यूमंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे मॉन्स्टर्स डील करने में कहीं ज्यादा हार्ड होते हैं। अवेकनर्स और डिजास्टर बीस्ट्स असल में सेम वे से फंक्शन करते हैं। ह्यूमंस के अलग जॉब्स होते हैं और मॉन्स्टर्स की अलग स्पीसीज होती हैं। एडवांस्ड स्टेजेस में ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें सेम लेवल पर डिफीट करना भी इनॉर्मसली डिफिकल्ट होता है। टेनमा का नेक्स्ट डेस्टिनेशन नॉर्दर्न स्टेज के डिस्ट्रिक्ट 4 में सेट हो जाता है। उसे रियलाइज होने लगता है कि अब तक उसने सिर्फ ऐसे क्रीचर्स मारे थे जिनमें बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं थी। इंटेलिजेंट स्पीसीज पेन फील कर सकती हैं, ये जानकर टेनमा एक्साइटेड हो जाता है और ऐसे मॉन्स्टर्स को टॉर्चर करने में फुली इन्वेस्टेड हो जाता है। वो अपनी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है, जैसे उसे नए विक्टिम्स मिल गए हों। क्राउड का रिएक्शन ओवरवेलमिंग होता है, क्योंकि हर कोई जिनके 11 साल पुराने रिकॉर्ड के टूटने की बात कर रहा होता है। फिर भी एडवांस्ड स्टेजेस इजी नहीं होते और डिस्ट्रिक्ट 4 के स्टेजेस एक ही आदमी के कंट्रोल में होते हैं। कई अवेकनर्स एडवांस्ड स्टेज चैलेंज करने जाते हैं और वापस नहीं आते। रूमर फैलता है कि वहां एक सीक्रेट असैसिन है। कोई इडियट राजी की नोशिदा का नाम बोल देता है और दूसरा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। राजी जिला 4 के वार्ड चीफ का बेटा होता है। ये ट्रस्ट फंड नेपो बेबी अटेंशन और सर्विस पसंद करता है। डिस्ट्रिक्ट 4 के सारे स्टेजेस उसी के अंडर होते हैं और वो शिटी न्यूबीज का इंतजार करता रहता है। चेस्ट बॉक्स खोलने पर टेनमा को एक स्टोन मिलता है, जो स्टेज पर मिले स्टोन जैसा ही होता है। मेन्यू सरप्राइज होता है, क्योंकि ये डिजास्टर बीस्ट मारने के तुरंत बाद मिला होता है। लेकिन दोनों स्टोन्स में एक की डिफरेंस होता है। ये स्टोन ग्रीन होता है, जिसे देखकर आया जेन्युइनली स्टन्ड हो जाती है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट क्वालिटी का माना जाता है। टेनमा पूछता है कि कर्मा स्टोन असल में क्या होता है और उसे बताया जाता है कि ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस स्टोन होता है। मॉन्स्टर्स को हराने या अवेकनर्स को मारने से कर्मा जनरेट होता है, जिसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कहा जाता है। यही पॉइंट्स आगे चलकर लेवल बूस्ट करने के काम आते हैं। इस केस में कर्मा स्टोन ऐसी चीज होती है जिसमें पहले से ही कर्मा भरा होता है और उसे अब्सॉर्ब करने से यूजर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि कर्मा स्टोन नेचुरली स्टेज के अंदर कैसे फॉर्म हो गया, जिस पर मेन्यू इजुमी बोलता है कि शायद ये सब टेनमा के गिफ्ट के इन्फ्लुएंस से हुआ है, जो दोनों को ही स्टन कर देता है। अपेरेंटली जो कर्मा
टेनमा डिफीटेड से निकलता है वो विक्टर द्वारा एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन टेनमा ने 2 डिजास्टर बीस्ट्स हराने के बाद भी लेवल अप नहीं किया। इसका मतलब वो कारमा एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाया। मेन्यू की थ्योरी ये होती है कि अब तक टेनमा ने मॉन्स्टर्स को मारकर जो भी कारमा गेन किया वो नेचुरली आसपास मौजूद अवेकनर्स ने एब्सॉर्ब कर लिया, टेनमा ने नहीं। लेकिन स्टेज अलग होता है, वहां कोई और नहीं होता जो कारमा अब्सॉर्ब कर सके, और टेनमा खुद का कारमा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। इसी वजह से वो फोर्स होकर स्टोन में सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन आगा को चिंता होती है कि टेनमा स्टक हो गया है क्योंकि वो लेवल अप भी नहीं कर पा रहा। उसका फादर उसे टेनमा से उसकी स्किल के बारे में पूछने से रोक देता है क्योंकि वो सीक्रेट होनी चाहिए। एनीवे, मेनू टेनमा को सजेस्ट करता है कि अगर वो स्टोन यूज करना चाहता है तो उसे सेल कर दे। पर्सनली वो कुछ टाइम के लिए 5 कॉन्टिनेंट्स के लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए जाने वाला होता है। इस बीच उसकी डॉटर टेनमा का ध्यान रखेगी। जाने से पहले वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोड़ता है। टेनमा को बोला जाता है कि वो डिसाइपल होने की बात सीक्रेट रखे और अपने गिफ्ट की डिटेल्स किसी को न बताए। थर्ड, टीचर चाहता है कि उसके लौटने से पहले टेनमा कम से कम 6 एडवांस्ड स्टेजेस क्लियर करे। और फाइनली टेनमा को अपनी पावर के साथ जो चाहे करने की फ्रीडम दी जाती है क्योंकि वो उसकी अपनी है। रुकी ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता है और सीन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ शिफ्ट होता है। कुछ अवेकनर्स टफ बातें करते हैं, राजी को रिच पैम्पर्ड किड कहते हैं और बोलते हैं कि उसे गिल्ड में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अपेरेंटली वो ज्यादा बोल देता है क्योंकि अगला ही मोमेंट वो पास की वॉल में जा टकराता है। एक मसल ब्रूट पर इंस्टेंटली बी रैंक अर्थ स्पाइक से अटैक होता है लेकिन रिजल्ट 0 डैमेज रहता है। ब्लॉन्ड अवेकनर समझ नहीं पाता कि जो टेक्निक मॉन्स्टर्स को पियर्स कर देती है वो इस मसल फ्रीक को डैमेज क्यों नहीं कर पा रही। बिग गाय दोनों आर्म्स पकड़ता है और हेडबट से उसे नॉकआउट कर देता है। लेवल 7 और लेवल 8 अवेकनर्स दोनों बिना कुछ कर पाए गिर जाते हैं। ये आदमी तकारू ओगा होता है जो राजी के अंडर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मेन में से एक है और लेवल 12 मेटल बेंडर भी है। वो सबको याद दिलाता है कि जो भी राजी के ऑर्डर्स के खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। वो इन दोनों अवेकनर्स को ले जाने भी नहीं देना चाहता क्योंकि वो उन्हें टॉर्चर करना चाहता है। उसका फ्रेंड उसे थोड़ा होल्ड बैक करने को कहता है क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। तभी अचानक कोई उसे स्पीड ब्लिट्स करता है और उसका बॉडी सीधे टेनमा की आर्म्स में आ गिरता है। आसपास के लोग टेनमा को लूजर समझते हैं जो अपनी ही डेथ साइन कर चुका है। इवन ये गाय भी उसे इडियट बोलता है और लास्ट वार्निंग देता है। लेकिन टेनमा जानता है कि उसे स्टेज एंटर करना ही है और टाकरू उसका अकेला ऑब्स्टेकल है। ईडा सिचुएशन हायर अप्स को रिपोर्ट करती है लेकिन टेनमा अपने तरीके से हैंडल करने का प्लान बनाता है, अपने टीचर के वर्ड्स याद करते हुए कि जो सही लगे वही करो। वो इंजर्ड को उसके हाथों में छोड़ देता है और लेवल 0 अवेकनर होने के बावजूद मेलेवोलेंट ऑरा रिलीज करता है। टाकरू को यकीन नहीं होता कि लेवल 0 रुकी उसके सामने खड़ा हो गया है, लेकिन स्ट्रेंजली उसे एक यूनिक प्रेशर फील होती है जिससे वो सोचता है कि शायद इस किड के पास कोई गिफ्ट है। अपने स्टैट्स पर भरोसा करते हुए टाकरू सोचता है कि अपर हैंड उसी के पास है, लेकिन तभी उसे शॉक का जोल्ट लगता है। वो देखता है कि टेनमा इंसेन स्पीड से उसे ब्लिट्स करता है और उसका पंच उसके फेस को किस करता है। स्पेक्टेटर्स अचानक साइलेंट हो जाते हैं, रुकी की स्पीड समझ नहीं पाते। लकीली टाकरू पंच लगने से पहले मेटलाइज हो जाता है इसलिए कोई इंजरी नहीं होती। आर्म्स को मेटल से कोट करके वो हेवी फिस्ट से अटैक करता है। टेनमा की स्पीड की तारीफ करता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की कमी भी पॉइंट आउट करता है। टेनमा तेजी से इवेड करता है ये जानते हुए कि सुपीरियर अपोनेंट पर सरप्राइज अटैक का मौका वो मिस कर चुका है। अब उसकी बेस्ट शॉट थंडर वेव पर रिलाई करना होता है और उसे और बूस्ट करना होता है। इसी दौरान वो बैकग्राउंड में मेटलाइजेशन प्रोसेस एक्टिवेट करता है। मेटलाइजेशन स्किल इतनी डेंजरस होती है कि माई मिसेस इफेक्ट्स ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब टेनमा को भी सीरियस होना पड़ता है। वो समझ जाता है कि नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे लेकिन उसे बस टकरू के फ्लैश को टारगेट करना है। वो एक किक चार्ज करता है फेस पर मारने के लिए लेकिन टकरू टाइम पर ब्लॉक कर लेता है और उसकी पावर और स्पीड को वीक बताता है। लेकिन यही टेनमा की स्ट्रैटेजी होती है, वो अपोनेंट को उसकी मैक्स स्पीड प्रिडिक्ट करने की हैबिट डलवा रहा होता है ताकि थंडर वेव को और अपग्रेड कर सके। टगारू पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है जब वो लाइटनिंग एलिमेंट देखता है। इस बार टेनमा अपनी स्पीड को इतने इंसेन लेवल तक रैंप अप करता है कि वो दर्जनों पंचेस मारता है और हर एक कनेक्ट करता है। बैकग्राउंड में एनालिसिस प्रोसेस चलता रहता है और स्पेक्टेटर्स रियलाइज करने लगते हैं कि ये रुकी मल्टीपल स्किल्स यूज कर सकता है। टकारू को मेटलाइज होने का मौका ही नहीं मिलता और वो बस सोचता रह जाता है कि इस रैंक का
किड इतनी स्पीड कैसे निकाल रहा है। इतने पंचेस बरसने के कारण वो वॉइस कमांड भी इशू नहीं कर पाता कि दूसरों से हेल्प मंगवा सके। कॉर्नर में फंसकर लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट में वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। ये ट्रम्प कार्ड होता है फुल मेटलाइजेशन। वो शाइन मोड में चला जाता है और पूरा बॉडी मेटल में इंगेज कर लेता है। पहली बार उसे इस लेवल तक पुश किया गया होता है। उसके मेटालिक पार्ट्स को 50% डिफेंस बूस्ट मिलता है और जब वो मूव नहीं करता तो एक्स्ट्रा 50%। और तकारू ग्रेटफुल फील करता है कि वो इस लेवल तक इवॉल्व हो पाया और रुकी को इजी डेथ देने का सोचता है। लेवल 12 से ऊपर की डिफेंस देखकर लोग वंडर करने लगते हैं कि सेम लेवल का कोई भी इसे ब्रेक कर पाएगा या नहीं, लेकिन ये ज्यादा देर मैटर नहीं करता क्योंकि एनालिसिस प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है। टेन्मा कैजुअली पॉइंट आउट करता है कि तकारू ने सारे पॉइंट्स डिफेंस में डाल दिए और माना स्टैट्स को इग्नोर कर दिया। तकारू ऊपर से बातें बनाता है लेकिन अंदर से वो जानता है कि रुकी सही है। टेन्मा उसे अश्योर करता है कि उसे उसका माना ड्रेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फाइट को इंस्टेंट एंड करेगा। ब्लू लोटस स्पॉन करता है और टेन्मा की पावर में एक और एवोल्यूशन आ जाता है। गॉर्जियस लोटस ब्लॉसम होता है और स्पेक्टेटर्स को डैजल्ड कर देता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये प्रिटी चीज मेटल बेंडर को कैसे हराएगी। कंप्लीशन के साथ टेन्मा को क्लियर और पियर्सिंग ट्रू स्फीयर मिलता है। ये डिफेंस इग्नोर करने वाली एबिलिटी होती है जो गारंटीड डैमेज देती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी रेंज और स्पीड काफी स्लो होती है, जिससे इसे डॉज करना इजी बन जाता है। इसी वजह से टेन्मा को सही टाइमिंग के साथ अटैक करना पड़ता है ताकि टकरू की प्राउड डिफेंस को टियर किया जा सके। स्किल एक्टिवेट होते ही टेन्मा के स्टैट्स और बढ़ जाते हैं और वो पियर्सिंग ऑर्ब क्रिएट करना शुरू करता है। इस डिस्टेंस से भी टेन्मा कॉन्फिडेंस के साथ अपने ओपोनेंट को चैलेंज करता है कि वो आने वाले इस अटैक को डॉज करके दिखाए। टेन्मा की परफॉर्मेंस देखकर स्पेक्टेटर्स चीयर करने लगते हैं, जिस पर सब सोचने लगते हैं कि अब ये नेक्स्ट क्या करने वाला है। पियर्सिंग ऑर्ब धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने मूव करता है। वो इतना छोटा होता है कि उससे हिट होना इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। ऑर्ब इतना टाइनी होता है कि टकरू वहीं खड़ा रहना सेफ समझता है और टेन्मा के ट्रम्प कार्ड को पूरी तरह डाउन प्ले करता है। लेकिन जैसे ही बॉल उसके आर्म से कांटेक्ट करती है, उसके चेहरे पर हॉरर साफ दिखने लगता है। ऑर्ब लिटरली उसका आर्म डिस्ट्रॉय कर देता है और खून के पूल में वो एक्सप्लोड हो जाता है। टेन्मा ने उसे डोडस करने का इंस्ट्रक्शन भी दिया था। उसने जानबूझकर आर्म को टारगेट किया था, मर्सी दिखाने के लिए, वरना अगर ये कोई मॉन्स्टर होता तो वो फेटल एरिया भी एम कर सकता था। टाकरू दर्द से चिल्लाता है और टेन्मा क्लाउन्स को ऑर्डर करता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ। वो लोग बड़ी पैथेटिक हालत में उसे उठाकर ले जाते हैं और सिचुएशन एंड हो जाती है। क्राउड में टेन्मा को हीरो की तरह हेल किया जाता है। कुछ लोग तो स्टेज जल्दी क्लियर करने के लिए उसके साथ टीम अप करने की भी बात करते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग आपस में लड़ने लगते हैं सिर्फ उसे रिक्रूट करने के लिए। लेकिन टेन्मा अपने न्यूएस्ट स्किल को फील करने में बिजी होता है, जो टाकरू जैसे डिफेंस मॉन्स्टर को भी टेक डाउन कर सकता है। ऑर्ब का एक और इफेक्ट होता है, जितने ज्यादा हाई डिफेंस वाले टारगेट्स को ये मारता है उतनी ही इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। दो क्लाउन्स उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी टीम ज्वाइन कर ले, लेकिन टेन्मा साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अकेले ही ठीक है। क्राउड का रिएक्शन फिर से वही होता है। सब उसे फूल बोलते हैं कि सिर्फ टाकरू को हराकर एडवांस्ड स्टेज सोलो चैलेंज कर रहा है। लोगों की इंप्रेशन तेजी से बदल जाती है और अब वो इस साइकोपैथ को मरने के लिए छोड़ने को रेडी हो जाते हैं। अब जब नेसेयर्स हट जाते हैं तो आगाया बताती है कि एडवांस्ड स्टेज के हर कैलामिटी बीस्ट की डिफेंस टाकरू के लेवल के आसपास होती है, इसलिए टेन्मा को माना बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन टेन्मा चिल रहता है और उसे वरी न करने को कहता है, जिस पर आगाया थोड़ा फ्लस्टर्ड फील करती है क्योंकि उसकी डेथ उसके फादर के लिए ह्यूमिलिएशन बन सकती है। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि स्टोन बीस्ट्स ग्रुप्स में मूव करते हैं लेकिन फिर भी डम होते हैं, इसलिए टेन्मा माना ड्रेन का फायदा उठा सकता है। ब्रेसलेट उसे स्टेज चैलेंज करने के लिए साइन ऑफ करता है और टेन्मा अपने नेक्स्ट बिग इवेंट में एंटर करता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसे इतने सारे ह्यूज रॉक लिजर्ड्स फेस करने पड़ेंगे। सबके स्टैट्स बहुत हाई होते हैं, पहले वाले क्रीचर्स से कहीं ज्यादा। कोलोसस स्टैच्यू फुल स्पीड में उस पर चार्ज करता है और टेन्मा पियर्सिंग ऑर्ब निकालता है ताकि हाई डिफेंस शील्डिंग के खिलाफ यूज कर सके। ऑर्ब स्टैच्यू से कांटेक्ट करता है और उसके बॉडी के आर पार होल बना देता है, जिससे वो इंस्टेंटली मर जाता है। इससे ऑर्ब की स्पीड में 100% इंक्रीज हो जाता है, जो टेन्मा के लिए हर फाइट में यूजफुल होता है। 3 स्केरी स्टैच्यूज उस पर लंच करते हैं, लेकिन टेन्मा लाइटनिंग स्पीड के साथ उन्हें ब्लिट्स करके आगे निकल जाता है। वो एक्सप्लोसिव अटैक से तीनों मॉन्स्टर्स को
डिफीट करता है और फिर से अपने माना का एक थर्ड खर्च कर देता है। लेकिन फाइट खत्म नहीं होती। दो और क्रीचर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करते हैं। टेनमा पियर्सिंग ऑर्ब से उन्हें फिनिश करने का प्लान बनाता है। पहले वो दोनों स्टैच्यूट्स को डॉच करता है जिससे वो आपस में टकरा जाते हैं। उसी मोमेंट वो परफेक्ट एंगल से मॉन्स्ट्रस पियर्सिंग ऑर्ब लॉन्च करता है। इस बार ऑर्ब की स्पीड और भी ज्यादा होती है और दोनों मॉन्स्टर्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। टेनमा नीचे गिर जाता है, एग्जॉस्टेड फील करता है क्योंकि उसका माना 0 तक पहुंच जाता है। उसे हाल ही में माना कंस्ट्रेंट से काफी स्ट्रगल हो रही होती है और वो उम्मीद करता है कि जल्दी ही कोई माना रिकवरी स्किल मिले। ऑर्ब स्पीड अब 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी होती है जो प्रोग्रेस के हिसाब से प्रॉमिसिंग लगती है। लेकिन टेनमा फाइनल मॉन्स्टर को कंप्लीटली भूल जाता है जो ऊपर से क्रैश करता हुआ आता है और मैसिव डिस्ट्रक्शन अनलैश करता है। मॉन्स्टर गिगांटिफिकेशन स्किल यूज करता है और लिटरली गॉडजिला लेवल थ्रेट बन जाता है। उसका साइज ही एक बड़ी प्रॉब्लम होता है लेकिन टेनमा लाइटनिंग स्पीड से खुद को मैनेज करता है। वो फ्लैश की तरह डैश करता है और सोचता है कि क्या इतना बड़ा क्रीचर पियर्स हो भी पाएगा या नहीं। केयरफुली टारगेट सेलेक्ट करते हुए वो मॉन्स्टर के हेड पर पियर्सिंग ऑर्ब फायर करता है लेकिन डिस्टेंस देखकर उसे खुद रियलाइज होता है कि ऑर्ब इतना छोटा है कि डैमेज मिनिमल ही होगा। टाइटैनिक स्टोन स्टैच्यू अपनी फिस्ट से रिटेलिएट करता है। माइडेयर डॉज पॉसिबल नहीं होने की वजह से टेनमा ब्लैक आई स्पैम करके हिट टैंक करता है। फिर भी इंपैक्ट उसे उछाल कर पास की वॉल में दे मारता है। फाइट उसकी सोच से कहीं ज्यादा हार्ड निकलती है। ओवर मिमेसिस की नीड फील होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली एनालिसिस स्टार्ट कर देता है जिससे टेनमा के फेस पर सेटिस्फैक्शन आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है राय किनोशिदा की प्लेस पर जहां उसका एजेंट शॉक में रिपोर्ट देता है। नॉइज से राय इरिटेट होता है लेकिन सडन न्यूज सुनकर गुस्सा हो जाता है। अपेरेंटली किसी ने टकरू को हरा दिया है और एडवांस्ड स्टेज में एंटर कर बगेजनाफ्ते। ये सुनकर राय को यकीन नहीं होता था कि टकरू अपने लेवल पर हार गया। उसके हिसाब से तो बस यही एक्सप्लेनेशन होती है कि कोई लेवल 30 से ऊपर का अवेकनर होगा। लेकिन ऐसे अवेकनर्स रियल मिशंस में बिजी रहते हैं, वीक अवेकनर्स से खेलने का टाइम नहीं रखते। फैसिलिटी में ज्यादातर लोग लेवल 10 के आसपास होते हैं, 10। इसलिए रे को यह मानना इम्पॉसिबल लगता है कि लेवल 10 वॉरियर ने टाकरू को हराया। वो खुद इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है और मानता है कि जल्दी निकले तो उसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। एजेंट उसे कॉशन के साथ चलने की सलाह देता है लेकिन राय वार्निंग इग्नोर कर देता है। वो किनोशिदा फैमिली से टकराने की हिम्मत करने वाले को सबक सिखाना चाहता है। इधर टेनमा समहाउ सरवाइव कर चुका होता है और 100% विश्लेषण रीच कर लेता है। लोटस के अंदर शील्ड होते हुए सिस्टम जाइगेंटिफिकेशन स्किल कंप्लीशन मार्क करता है लेकिन स्ट्रेंजली टेनमा को इस बार कोई न्यू स्किल नहीं मिलती। इंस्टेड उसका पियर्सिंग ऑर्ब लेवल 2 में अपग्रेड हो जाता है जिससे वो ऑर्ब का साइज एडजस्ट कर सकता है और पैसिव स्पीड बूस्ट भी डबल हो जाती है। दोनों इफेक्ट्स टेस्ट करते हुए टेनमा इवॉल्व्ड ऑर्ब एक्टिवेट करता है और ऐसा ऑर्ब बनता है जो उसका पूरा माना ड्रेन कर देता है। ये अब तक का सबसे पावरफुल पियर्सिंग ऑर्ब होता है और लिटरली न्यूक की तरह लॉन्च होता है। टेनमा गोजो जैसी पोज में खड़ा रहता है और सोचता है कि क्या वो एंड में थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। स्टोन गोलम की डिफीट उसके प्रोग्रेस का एक और स्टेप बन जाती है। ऑर्ब स्पीड अब 7 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है और अगर वो स्टेज 2 बार और क्लियर कर ले तो ये कार स्पीड तक पहुंच जाएगी। अब तक जिन पैसिव इफेक्ट्स को वो इग्नोर कर रहा था वही अब काफी यूजफुल साबित हो रहे होते हैं। लोटस बर्स्ट उसके स्किल्स के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो लोटस बर्स्ट के पैसिव को और बफ कर ले तो वो हजारों मीटर दूर से मॉन्स्टर्स को स्नाइप कर सकता है। एडवांस स्टेज सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाता है जिससे बाकी अवेकनर्स पूरी तरह कंफ्यूज रह जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि ये लेवल 0 कैसे हो सकता है। टेनमा ऐसा दिखता है जैसे नहा कर निकला हो, कोई इंजरी नहीं। इवन अगाया भी इंप्रेस्ड होती है और उसकी कंप्लीशन स्पीड की तारीफ करती है। टेनमा खुद मानता है कि ये सब पियर्सिंग ऑर्ब की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसी बीच वो अगाया के आसपास एक बटरफ्लाई देखता है जो लिंगर कर रही होती है। उसे जेड बटरफ्लाई कहा जाता है। एजे असल में एक शिकामी यूजर होती है लेकिन टेनमा उन कर्व्स को नोटिस करने में इतना बिजी होता है कि बटरफ्लाई पर ध्यान ही नहीं जाता। कोई मुझसे उसका कलर मत पूछना। टेनमा उस क्यूट क्रीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे ब्यूटीफुल बोलता है और सीधे एजा से पूछता है कि नॉर्मल अवेकनर्स आखिर किस तरह के जॉब्स करते हैं। यह सुनकर एजा शॉक हो जाती है कि उसे बेसिक नॉलेज तक नहीं है। वो बताती है कि जॉब्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और टेनमा अब तक उनमें से 3 देख चुका है। पहला टाइप एलिमेंटलिस्ट होता है जिसमें कई तरह के एलिमेंट्स आते हैं। ये अवेकनर
अवेकनर सबसे कॉमन होते हैं और इनकी कॉम्बैट पावर भी सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसकी क्लास का फैटी बुली और टेरू भी इसी टाइप के होते हैं। दूसरा टाइप शिकामी यूजर होता है। हाँ, वही मूमीवे जुजुत्सु काइसन स्टाइल। शिकामी अपने मास्टर के साथ जन्म से जुड़े रहते हैं, इसलिए एजा के पास भी उसका अपना शिकामी होता है। दो टाइप्स एक्सप्लेन करने के बाद वो टेन्मा के सवाल का वेट करती है। टेन्मा ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसका जेड बटरफ्लाई खुद एजिया से भी हायर लेवल का है, जिस पर वो उसकी वेटरन स्टेटस पर सवाल उठा देता है। बिना शुगर कोट किए उसकी बात एजिया के ईगो को सीधे तोड़ देती है। एजिया उसे करेक्ट करती है और समझाती है कि शिकामी हमेशा अपने मास्टर से हायर लेवल का होता है। लेकिन इसी मोमेंट टेन्मा का कैलकुलेटिव दिमाग ये फिगर आउट कर लेता है कि फाइट में शिकामी की जगह उसके मास्टर को टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा। इस थॉट से एजिया को उसके अंदर से आती नेगेटिव ऑरा की हल्की सी झलक महसूस होती है और वो डर जाती है। इसके बाद टेन्मा बाकी जॉब्स के बारे में सुनने का वेट करता है। तीसरा टाइप एक मिस्टीरियस जॉब होता है जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। यही वो जॉब होता है जो टेन्मा के पास है, जिसे ऑर्डर कहा जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि इस टाइप के हर इंसान की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। टेन्मा का ब्लू लोटस उन अवेकनर्स से अलग होता है जो साइज शिफ्ट कर सकते हैं या शैडो क्लोन्स बना सकते हैं, क्योंकि नारुतो यहाँ भी मौजूद है। हर जॉब कैटेगरी के स्किल्स सी से एस रैंक तक 4 पिरामिड्स में क्लासिफाई होते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स को जेड कैटेगरी में रखा जाता है जो बाकी सबसे अलग होती है। ऑर्डर ब्रेकर्स क्लास को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि उनकी स्किल्स यूनिक होती हैं और जिस मोमेंट ओपोनेंट को उनकी एबिलिटी समझ आ जाती है वो अपना सबसे बड़ा एडवांटेज खो देता है। यही वजह होती है कि मेन्यू इजुमी ने टेन्मा की एबिलिटीज के बारे में पूछताछ करने से मना किया था। टेन्मा ऑर्डर ब्रेकर्स में भी इरेगुलर होता है क्योंकि एजिया ने खुद देखा होता है कि वो 3 अलग स्किल्स यूज करता है, जिनमें से 2 एलिमेंटलिस्ट्स से रिलेटेड होती हैं। एजिया के बार बार टेन्मा की बात करने से वो थोड़ा इरिटेटेड महसूस करता है और सीधे चौथे जॉब के बारे में पूछ लेता है। इस जॉब के बारे में एजिया एक शब्द भी बताने से मना कर देती है और इसे टेन्मा की पनिशमेंट कहती है क्योंकि वो खुद सब कुछ छुपा कर रखता है। जाने से पहले एजिया उससे आगे के इंटेंशंस पूछती है और जानती है कि टेन्मा सेम एडवांस्ड स्टेज को बार बार क्लियर करने वाला है। वो उसे याद दिलाती है कि हर स्टेज का अपना कूल डाउन होता है और वो कम से कम 2 दिन तक उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। कूल डाउन सिस्टम एक रियल हिंड्रेंस होता है जिस पर टेन्मा ने सोचा भी नहीं था। यही रीजन होता है कि राय किनोशिदा स्टेजेस अपने लिए रिजर्व रखता है। पियर्सिंग ऑर्ब अपग्रेड न कर पाने की वजह से टेन्मा डिसाइड करता है कि वो लोटस बर्स्ट को अपग्रेड करेगा। वो उससे भी ज्यादा डिजास्टर बीस्ट्स वाला स्टेज मांगता है। एजिया को याद आता है कि ऐसा एक स्टेज है। डिजास्टर बीस्ट्स का लेवल ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मॉन्स्टर्स की टोन भरमार है। कम से कम जायंट लोकस्ट्स का स्वॉर्म होता है। वाइड रेंज स्किल के बिना ये स्टेज कंप्लीट नाइटमेयर होता है, इसलिए वो उसे वार्न करती है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि टेन्मा के पास पहले से लोटस बर्स्ट जैसी एक्सप्लोसिव स्किल है। टेन्मा वार्निंग्स को इग्नोर करता है और बाकी लोग शॉक में आ जाते हैं जब वो लोकस्ट स्टेज कॉन्कर करने की बात करता है। सब लोग पहले ही डरे होते हैं कि राजी किनोशिदा बदला लेने आ जाएगा, इसलिए वो जल्दी निकल जाना चाहते हैं। उसी कमबैक की बात करते हुए राजी उसी स्पॉट पर पहुंचता है और देखता है कि टारगेट वहां से निकल चुका है। इतने कम टाइम में स्टेज क्लियर होना उसे अनबिलीवेबल लगता है। उसका खून खौल उठता है और उसे लगता है कि ये मिस्टीरियस ऑफेंडर जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है। वो अपने एजेंट्स को माना ट्रेसेस ढूंढने का ऑर्डर देता है और हाउंड नाम के किसी इंसान को कांटेक्ट करने को कहता है। वो टेन्मा को जिंदा चाहता है ताकि खुद उसे हेल जैसी टॉर्चर का टेस्ट करा सके। उसे लगता है कि ये लेवल 0 किड खुद को बहुत टफ समझ रहा है। दूसरी तरफ एक अलग एरिया में एक पोर अवेकनर अपनी जान बेअसर बचाए हुए होता है। उसे हाउंड हंट कर रहा होता है जो राजी का सबऑर्डिनेट होता है। एस्केप जुत्सु यूज करने के बाद भी वो वाइल्ड बीस्ट से बच नहीं पाता। क्रीचर उसे अपने मुंह में दबोच लेता है। तभी रे का दूसरा एजेंट उसे रिट्रीव करने आता है। उसके मुंह में फंसा इंसान अभी भी जिंदा होता है और पूछता है कि वो उसे ट्रैक कैसे कर पाए। हाउंड का पेट डॉग बेहतरीन स्मेल सेंस रखता है और आसानी से टारगेट ढूंढ लेता है। इस आदमी को चार्ल्स द हाउंड कहा जाता है जो राजी की तरफ से टारगेट एलिमिनेट करने आया होता है। वो आदमी लाइफ के लिए प्लीड करता है, लेकिन चार्ल्स बिना दया के अपने वुल्फ को उसे खाने देता है। उसकी डेथ के बाद फाइनली उन्हें लेवल अप मिलता है। चार्ल्स मिशन पूरा होने की रिपोर्ट करता है, लेकिन उसे टियारू की हेवी इंजरीज की खबर मिलती है। मैटर सीरियस समझकर वो राय की लोकेशन की तरफ सिग्नल भेजता है। इधर टेन्मा खुश होता है कि उसे नया प्रे मिल गया है और स्टेज के पास पहुंचकर पूछता है कि यहाँ इतने सारे लोकस्ट्स क्यों हैं। एजिया समझाती है कि कुछ मॉन्स्टर्स को
स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स पसंद होते हैं और इसलिए अवेकनर्स के लिए टेरेन नॉलेज जरूरी होती है। एडवांस्ड स्टेजेस में प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट तक नहीं होती क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं। टेनमा सोचता है कि ये लेवल पूरी तरह शट डाउन क्यों है, जबकि ये सिर्फ लेवल 13 के आसपास है। नॉर्मल स्टेज में डिफिकल्टी लगे तो बाहर निकला जा सकता है, लेकिन लोकस्ट स्टेज में एस्केप लिटरली इम्पॉसिबल होता है। एक छोटी सी गलती आपको स्वॉर्म में चीर देती है, अवेकनर्स को जिंदा खा लिया जाता है और सिर्फ बोन्स बचती हैं। सीन ब्रूटल होता है, लेकिन टेनमा को डर नहीं लगता। उसे खुशी होती है कि उसे मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए परफेक्ट प्लेग्राउंड मिल गया है। एजिया उसे गॉडडैम इडियट समझती है, लेकिन टेनमा अपने गोल पर फोकस रहता है और कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज के अंदर चला जाता है। वो वरी करती है कि उसने जो बताया वो इनफ होगा या नहीं। तभी उसे याद आता है कि वो एक की डिटेल बताना भूल गई है। लोकस्ट्स इन्फिनिट टाइम्स स्पॉन होते रहते हैं जब तक बॉस डिफीट ना हो जाए। अपनी बड़ी गलती रियलाइज करके एजिया स्टेज में घुसकर वार्न करना चाहती है, लेकिन तभी उसे एक ओमिनस प्रेजेंस फील होती है। चार्ल्स द हाउंड डेविलिश आइज से उसे घूरता है और किसी को ढूंढने के बारे में पूछता है। सीन कट होता है और हमें टेनमा के स्टेज एक्सपीरियंस में ले जाता है। टेनमा ताली बजाकर अनोइंग बग्स को जगा देता है ताकि उन्हें बार बार मार सके। उनके लेवल्स पथेटिक होते हैं, सिर्फ लेवल 1, लेकिन उनकी क्वांटिटी स्टेज को वर्थ इट बना देती है। स्काई में 100 से ज्यादा लोकस्ट्स छाए होते हैं। टेनमा लोटस बर्स्ट कास्ट करता है और साथ ही ब्लैक आइस आर्मर से खुद को गार्ड करता है। उसका प्लान होता है कि ये सारे लोकस्ट्स हर डायरेक्शन से उस पर स्वॉर्म करें और जैसे ही उन्हें कॉन्फिडेंस आए वो डेटोनेट कर दे। परफेक्ट टाइमिंग पर लोटस बर्स्ट एक्टिवेट होता है और सारे बग्स एक साथ ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। अटैक के एंड तक सब डेड मीट बन जाते हैं और लोटस बर्स्ट इवॉल्व होकर लेवल 2 पहुंच जाता है। इसका रेंज बढ़कर पूरे 10 मीटर हो जाता है, जो पहले से डबल होता है। टेनमा सोचता है कि इतने वीक मॉन्स्टर्स से उसे इजी पॉइंट्स मिलने वाले हैं क्योंकि उसकी स्किल्स बैरली माना कंज्यूम करती हैं। अगर टेनमा और 10 शॉट्स खर्च कर ले और हर स्विंग में 100 लोकस्ट्स मार दे तो उसकी स्किल करीब 1000% तक अपग्रेड हो सकती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि इस स्टेज का भी अपना कूल डाउन होगा और उसकी खुशी शॉर्ट लिव्ड रह जाती है। टेनमा अपना ब्रेसलेट चेक करता है, सोचते हुए कि स्टेज क्लियर प्रॉम्प्ट अभी तक क्यों नहीं आया। इसके बजाय वो बॉस मॉन्स्टर की स्किल डिटेक्ट करता है जिसका नाम मैट्रियर्क का विल होता है और उसी मोमेंट उसका एनालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। टेनमा आसपास देखता है कि कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं, लेकिन वो देखता है कि मरा हुआ स्वॉर्म किसी तरह के वॉर्टेक्स के अंदर खींच रहा है। यह देखकर टेनमा जूम करते हुए डिस्टेंस बना लेता है और खुद से सवाल करता है कि क्या ये बॉस की स्किल की वजह से हो रहा है। वो गार्ड डाउन कर चुका होता है और भले ही उसकी एबिलिटी इवॉल्व हो रही हो, मेन इशू ये होता है कि उसे बॉस की लोकेशन ही नहीं पता। अभी उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि वो स्वॉर्म को एनाइलेट करता रहे जब तक बॉस खुद एक्सपोज ना हो जाए। लोटस बर्स्ट को फिर से एक्टिवेट करके वो एक और एक्सप्लोजन डेटोनेट करता है और एक और स्वॉर्म स्लॉटर हो जाता है। रेंज बढ़कर 16 मीटर हो जाती है, जिससे एक्सप्लोजन और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। दूसरी वाइप आउट के बाद भी टेनमा वंडर करता है कि बॉस अभी तक क्यों नहीं दिखा। वही डेड लोकस्ट फिर से रिस्पॉन हो जाते हैं और एक एंडलेस स्वॉर्म बन जाता है जो गिरने का नाम ही नहीं लेता। अनफॉर्चुनेटली टेनमा अपनी एबिलिटी से सिर्फ 9 और डेटोनेशंस तक ही स्टॉल कर सकता है। वो तीसरी बार हाथ बढ़ाता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि हर बार लौटने पर वो इन्हें खत्म करेगा। तीसरा एक्सप्लोजन स्वॉर्म को फिर से मैसेकर करता है और फिर से 100 का किल स्ट्राइक बनता है। टेनमा डेटोनेशन करता रहता है जब तक बस रेडियस 54 मीटर तक नहीं पहुंच जाता। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी शॉट बचता है, लेकिन बग्स फिर भी रिस्पॉन्ड करना बंद नहीं करते। स्वार्म फिर से उठता है और टेनमा के अंदर पैनिक आने लगता है क्योंकि उसका मीनन लगभग खत्म होने वाला होता है और उसके पास बॉस को कॉन्फ्रंट करने का कोई तरीका नहीं होता। वो चाहे तो स्टेज से एस्केप कर सकता है, लेकिन उसका ईगो उसे क्विट नहीं करने देता। एक आखिरी बार वो स्वॉर्म को मैसेकर करने की घोषणा करता है। लोटस बर्स्ट उसकी अब तक की सबसे बड़ी एक्सप्लोजन के साथ डेटोनेट होता है और टेनमा पूरी तरह थक जाता है, लेकिन स्वॉर्म फिर से उठ खड़ा होता है। एनालिसिस प्रोग्रेस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। इसी मोमेंट टेनमा को रियलाइज होता है कि उसने सच में बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि क्वीन के पास इन्फिनिटी ब्रीडिंग एबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जीतने का एक ही तरीका है, क्वीन को मारना, लेकिन 0 माना के साथ वो ये कैसे करेगा। लकीली उसी समय उसका एनालिसिस रेट पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है और वो लोटस डोमेन में एनवेलप हो जाता है। क्वीन की स्किल को अडेप्ट
करते हुए। टेनमा को एक नई डिटेक्शन स्किल मिलती है जो उसकी एबिलिटी को काउंटर करती है, एक चीट कोड पैसिव इफेक्ट के साथ। यह स्किल इतनी पावरफुल होती है कि वो बॉस को जिंदा छोड़कर भी लोकस्ट्स को जितनी बार चाहे फार्म कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगाया उसे बाहर वेट कर रही होती है, इसलिए उसे चीजें जल्दी रैप अप करनी होती हैं। स्किल एक्टिवेट होते ही उसकी सेंसरी एबिलिटीज हाइटन हो जाती हैं और आसपास का एरिया मैप होने लगता है। डिटेक्टर क्वीन की सिग्नल्स अंडरग्राउंड पिक करता है और टेनमा को बस यही चाहिए होता है। इसके बाद वो हॉलो पर्पल कार्व करता है कोजो का स्वैग फिर से चुराते हुए और उसे रिलीज करता है ताकि अनोइंग क्वीन खत्म हो जाए। पियर्सिंग ऑर्ब जमीन के अंदर क्रश करता हुआ जाता है, क्वीन को बाहर आने पर मजबूर करता है जहां वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। यहीं टेनमा उसे स्लैशिंग बैक शॉट के साथ क्लॉक करता है और उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। क्वीन के मरते ही स्वॉर्म केओस में आ जाता है और टेनमा खुशी खुशी सबको उसके साथ हेल भेज देता है। फाइनल डेटोनेशन सब कुछ रैप अप कर देता है और लोकस्ट स्वॉर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रेंज बढ़कर 65 मीटर हो जाती है। स्टेज ने उसे ढेर सारे स्किल बूस्ट दिए होते हैं और टेनमा सोचता है कि बाद में इसे फिर यूज करके रेंज और इवॉल्व करेगा और 17 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाएगा। वो स्टेज से बाहर निकलता है, अगाया की कंडीशन को लेकर वरीड होता है और ये भी सोचता है कि कहीं वो उसे डिच न कर दे। टेनमा को उसका ऑकवर्ड साइड एक्चुअली पसंद होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो अगाया को कट से भरी हालत में देखता है और चार्ल्स द हाउंड उसे चोक किए हुए होता है। टेनमा का सही सलामत बाहर आना हाउंड के लिए कंफर्मेशन होता है कि यही वो गाय है जिसे उसका मास्टर ढूंढ रहा है। गुस्से में टेनमा उसे धमकी देता है कि उसके हाथ उससे हटा ले वरना वो उसे मार देगा। चार्ल्स लेवल 0 रूकी की इस बात को कॉकी समझता है और उसी मोमेंट टेनमा उसके सामने स्पॉन हो जाता है उसे मारने के इरादे से। चार्ल्स के मुंह से निकलता है, ओ शिट मैं फंस गया। वो तुरंत अपना वुल्फ शिकिगामी समन करता है अटैक ब्लॉक करने के लिए। क्रीचर हिट टैंक कर लेता है और ओवर में मिसेस फिर से किक इन करता है। टेनमा तुरंत समझ जाता है कि वो एक शिकामी यूजर से डील कर रहा है। चार्ल्स सिचुएशन एनालाइज करता है जबकि सामने खड़ा फाइटर इंसेंस स्पीड से मैनवर करता रहता है। साफ दिखता है कि टीआरयू ये फाइट क्यों हारा था, लेकिन चार्ल्स के पास टीआरयू पर एक बड़ा लेवरेज होता है, हॉस्टेज सिचुएशन। लड़की की वजह से टेनमा उसकी लाइफ को लेकर डर जाता है और डिस्ट्रैक्शन की कीमत चुकाता है जब शिकिगामी उसके चेहरे पर जंप करता है। डेथ का बाइट फोर्स इतना खतरनाक होता है कि वो हाई डिफेंस वाले एनिमीज को भी क्रश कर सकता है। चार्ल्स शॉक में देखता है कि टेनमा अपने आर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक आइस स्पाइक से इरप्ट करता है। टेनमा अपना दूसरा आर्म भी यूज करके लीथल किल शॉट चार्ज करता है। पियर्सिंग स्फीयर एक ही हिट में शिकिगामी को अनाइलेट कर देता है और वो इंस्टेंटली मर जाता है। अब जब डेथ खुद मर चुका होता है, अगला टारगेट चार्ल्स होता है जो उससे कहीं ईजियर लगता है। एक्सपीरियंस्ड अवेकनर समझ जाता है कि टेनमा को शिकामी यूजर्स की रिस्पॉनिंग इफेक्ट का आइडिया नहीं है। डेथ के पास बी रैंक एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड डिजायर, जो उसके रिस्पॉन्ड टाइम को बहुत कम कर देती है। टेनमा डिस्ट्रैक्टेड होता है और क्रीचर फिर से शार्प टीथ के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चिंता की बात नहीं होती क्योंकि मोनोसेंस पहले ही इस आउटकम को प्रिडिक्ट कर चुका होता है। टेनमा इजीली रिटेलिएट करता है और मॉन्स्टर को फिर से रोक देता है। एनालिसिस स्किल धीरे धीरे कंप्लीशन के करीब पहुंच रही होती है, लेकिन अगर लोटस चार्ल्स के सामने स्पॉन हो गया तो उसे उसकी एबिलिटी के बारे में फ्री इंफॉर्मेशन मिल सकती है। चार्ल्स मेंटली ब्रेक होने लगता है क्योंकि सामने वाला इंसान इनसेन स्पीड, स्ट्रेंथ और ढेर सारे हैक्स के साथ खड़ा होता है। उसका आखिरी लेवरेज चिया होती है, इसलिए वो उसका गला और जोर से दबाता है और धमकी देता है कि टेनमा के सामने ही उसे मार देगा। टेनमा चाहता था कि बिना लोटस स्पॉन किए एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, लेकिन सिचुएशन अब दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती है। कंप्लीशन के साथ उसे काउंटर स्किल मिलती है जिसका नाम शिकमी ईटर होता है। ये एक यूनिक पावर होती है जो किसी और के शिकामी को सिर्फ एक बार टच करके कंट्रोल में लेने देती है। स्किल एक्सीलेंट काउंटर होती है, लेकिन क्योंकि टेनमा ने जानबूझकर लोटस स्पॉनिंग इफेक्ट कैंसिल किया होता है, उसे ऑटो रिकवरी नहीं मिलती। यही उसकी कीमत होती है। अच्छी बात यह होती है कि वो अभी इंजर्ड नहीं होता, इसलिए रिकवरी की जरूरत भी नहीं होती। सबसे पहले वो अपने शिकामी ईटर स्पेल को सामने आ रहे मॉन्स्टर पर टेस्ट करता है। एसेंस एक्टिवेट करके वो शिकिगामी के सिर पर स्लैप करता है, उसके कंट्रोल स्ट्रिंग्स मैनिपुलेट करता है और फिर इनसेन स्पीड से उसे किक करके दूर फेंक देता है। चार्ल्स देखता है कि उसका मॉन्स्टर फिर से ऑब्लिटरेट हो गया है और वो उसे यूजलेस मट कहता है। वो गेया की गर्दन तोड़ने की धमकी देता है, लेकिन इस सिचुएशन में उसे खुद की परवाह नहीं होती। टेनमा एब्सोल्यूट सिनेमा स्टाइल में हाथ उठा देता है उसकी लाइफ बचाने के लिए। चार्ल्स खुश होता है कि किड ओबीडियंट बन गया है ताकि और ट्रबल ना हो, लेकिन टेनमा के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। चार्ल्स सोचता है कि टेनमा डम बन रहा है
जबकि वही सब कुछ इंस्टिगेट कर चुका होता है। वो मिशन डिटेल्स बता देता है कि कैसे राय किनोशिदा तब से पिस्ड ऑफ है जब से मिस्टीरियस अवेकनर ने उसके एडवांस्ड स्टेजेस छीन लिए। इसी वजह से उसने चार्ल्स को हायर किया था टेनमा को खत्म करने के लिए। रे का नाम बार बार सुनकर टेनमा इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि उन दोनों को अकेले में एक बात करनी ही पड़ेगी। चार्ल्स उसे आश्वस्त करता है कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि वो अपने पेट डॉग से टेनमा की टांगे कटवाने वाला है और इस बार अगर उसने डिफेंसिव आइस यूज किया तो चार्ल्स जीए की गर्दन तोड़ देगा। वो मॉन्स्टर को अपने प्री को टॉर्चर करने का ऑर्डर देता है, ये जाने बिना कि अब टेबल टर्न हो चुके हैं क्योंकि क्रिएचर अपने ही फॉर्मर मास्टर को काट लेता है। आहा के बैलून टेनमा की थंडर वेव स्पीड से सिक्योर हो जाते हैं। हंटर ये समझ ही नहीं पाता कि शिकामी उस पर अटैक क्यों कर रहा है। टेनमा अपने नए पेट की तारीफ करता है लेकिन वो यहाँ इंसाफ पूरा किए बिना रुकने वाला नहीं होता जो इस बास्टर्ड ने आहा के साथ किया था, मतलब आहा हरसेल्फ के साथ। अब हंटर खुद हंटेड बन चुका होता है और मर्सी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, यहाँ तक कि राजी को हंट करने का ऑफर भी देता है। टेनमा इस शिटी प्रपोजल पर हंस देता है जबकि चार्ल्स साइकोटिकली एक आखिरी कोशिश करता है रूकी की जान लेने की। उसकी ब्लेड टेनमा के साइड को ग्रेज करती है और उसी समय टेनमा अपने नए पेट को सिग्नल देता है कि चार्ल्स की आस को वैसे ही खत्म कर दे जैसे उसने आगा को टॉर्चर किया था। ये सीन देखते हुए मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का वो आइकॉनिक मोमेंट याद आ जाता है जिसमें रैमजे बोल्टन का पथेटिक एंड दिखाया गया था। शिकामी अपने मील को घूरता है और कभी रूथलेस हंटर रहा चार्ल्स अब एक पथेटिक एनिमल की तरह रोता है। डेथ अपना जबड़ा पूरा खोलता है और चार्ल्स की लाइफ खत्म कर देता है जिससे टेनमा को सेटिस्फैक्शन फील होती है। इसी दौरान टेनमा उस इंसान को कॉल आउट करता है जो फाइट को आराम से छिपकर देख रहा होता है और उसे बाहर आने को कहता है। स्पाई पकड़ा जाता है और खुद को रिवील करता है लेकिन टेनमा अभी भी ब्लड लस्ट मोड में होता है, इसलिए तुरंत पूछता है कि क्या ये भी चार्ल्स से एफिलिएटेड है। वो आदमी घबराकर साफ करता है कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन टेनमा के पास टाइम नहीं होता। वो डेथ को ऑर्डर देता है कि खाना पूरा करे और वापस आ जाए। शिकामी चार्ल्स को डिवॉर करता है और धीरे धीरे फेड हो जाता है, यहाँ तक कि डेथ जैसा बर्सर्क डॉग भी टेनमा के कमांड्स फॉलो करता है। ब्लॉन्ड अवेकनर अब कॉन्फिडेंट हो जाता है कि टेनमा उसकी हेल्प कर सकता है। वो अपना नाम आइबेरिया बताता है और टेनमा की सुपर सिक मूव्स की तारीफ करता है। उसे पहले से पता होता है कि टेनमा वही गाय है जिसने टकरू को हराया था और वो कर्मा स्टोन्स और वेपन्स के बदले एक प्रपोजल रखता है। टेनमा सारे ऑफर्स रिजेक्ट करके बस वहां से चला जाता है। कोई भी अवेकनर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए वो नहीं कर सकता था जो उसने अब भी किया। हर इंसान की सिचुएशन के हिसाब से अलग रिवॉर्ड सही बैठता है, जैसे ब्लेड एक एवेंजर के लिए और मेडिसिन किसी इंजर्ड के लिए। यही सोच आइबेरिया के दिमाग में एक आइडिया पैदा करती है। वो समझ जाता है कि टेनमा अभी स्पीड ब्लिट्स नहीं कर सकता क्योंकि आगा घायल होती है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लीड आउट हो सकती है। उसकी पेन को रेमेडी करने के लिए आइबेरिया एक हीलिंग आइटम निकालता है। ये एक मिस्टिकल स्क्रोल होता है जो टेनमा को रुकने पर मजबूर कर देता है। टेनमा वापस मुड़ता है और उसके फेस पर रिलीफ साफ दिखता है अपनी फ्रेंड की सेफ्टी के लिए। यह आइटम उसकी लाइफ बचाने के लिए काफी प्रॉमिसिंग होता है। वो उसे नीचे लेटाते हैं और मटेरियल से उसके मेलन्स रैप कर देते हैं। यह आइटम एक रेयर आर्टिफैक्ट होता है जो शैडो स्पिरिट क्लैन और वुड स्पिरिट क्लैन की दो अलग मटेरियल से क्राफ्ट किया गया होता है। टेनमा को नहीं पता होता कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, जिस पर आइबेरिया उसे समझाता है। ह्यूमैनिटी के मॉडर्न वेपन्स क्रीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ बेकार होते हैं, खासकर गन्स। क्राफ्टर्स मोनोलिथ या डिजास्टर बीस्ट पार्ट से नए वेपन्स फोर्ज कर सकते हैं। इन्हीं क्राफ्टेड आइटम्स को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। आर्टिफैक्ट्स चार रैरिटी क्लासेस में आते हैं: कॉमन, रेयर, एपिक और यूनिक। कॉमन आर्टिफैक्ट्स बेसिक वेपन्स होते हैं जैसे लॉन्ग सोर्ड जो ऑर्डिनरी डिजास्टर बीस्ट्स और अवेकनर्स को हर्ट कर सकते हैं। रेयर आर्टिफैक्ट्स यूजर के स्टैट्स बूस्ट करते हैं। एपिक आर्टिफैक्ट्स स्टैट्स के साथ स्पेशल इफेक्ट्स भी देते हैं। सबसे ऊपर यूनिक क्लास होती है जिनमें होली सोर्ड जैसी यूनिक स्किल्स होती हैं। क्राफ्टर्स फाइटर्स से कंपेयर नहीं किए जा सकते लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। अवेकनर्स हमेशा उनके काम के लिए इंडेटेड रहते हैं। टेनमा समझ जाता है कि आइबेरिया का फादर एक क्राफ्टर है और वो नॉर्मल क्राफ्टर भी नहीं है। 5 कॉन्टिनेंट्स में अब तक सिर्फ 10 यूनिक आर्टिफैक्ट बने हैं और इनमें से 3 उसी के फादर ने बनाए थे, जिससे उसे आर्टिजन किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। लेकिन टेनमा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर एक और चीज पर जाती है। वो चार्ल्स से उठाया हुआ क्रॉसबो इंस्पेक्ट करता है। ये भी एक आर्टिफैक्ट होता है। आइबेरिया शॉक हो जाता है कि इतनी बड़ी स्टोरी के बाद भी टेनमा को उसके फादर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रॉसबो
वो एक रेयर आर्टिफैक्ट होता है, एमो नहीं होता। लेकिन आइबेरिया बताता है कि कुछ वेपन्स खुद ही एमो जनरेट करते हैं। टेनमा शॉक में देखता है कि वेपन हवा में गायब हो जाता है। ये भी कुछ आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी होती है जो सोल बाउंड होते हैं और सब स्पेस डायमेंशन में वापस चले जाते हैं। टेनमा इस इन्फो को नीट मानता है और एगा की लाइफ बचाने के लिए आइबेरिया को थैंक्स करता है। वो फ्यूचर में किसी भी फेवर के लिए इंडेटेड रहता है और राय को खुद हैंडल करने का इरादा रखता है। आइबेरिया को यह आइडिया रेकलेस लगता है कि टेनमा अकेले राय को चैलेंज करे, लेकिन टेनमा आर्ग्यू करने के मूड में नहीं होता। अच्छी बात यह होती है कि दोनों का टारगेट सेम होता है। आइबेरिया सजेस्ट करता है कि वो अपकमिंग सेवियर अलायंस टूर्नामेंट क्वालिफायर्स में टीम अप करें। टेनमा को टूर्नामेंट याद आता है जहां सिर्फ टॉप 10 कैंडिडेट्स मेन टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। इसी वजह से वो नॉन स्टॉप एडवांस्ड स्टेजेस क्लियर कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसका टारगेट से क्या रिलेशन है। आइबेरिया बताता है कि क्वालिफायर्स कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से होते हैं और वॉर चीफ का बेटा होने की वजह से राय और उसका ओल्डर ब्रदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो टॉप 10 में नहीं आए तो किनोशिदा फैमिली की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से राय सारे स्टेजेस अपने कंट्रोल में ले रहा होता है। टेनमा पूछता है कि आइबेरिया उसे इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। इबेरिया बताता है कि वो टेनमा को जेन्युइनली एडमायर करता है और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है कि वो दोनों पास करेंगे। टेनमा फिर भी पूछता है कि इबेरिया टूर्नामेंट के लिए इतना रश क्यों कर रहा है। तब इबेरिया बताता है कि उसने बचपन से अपने फादर को क्राफ्ट्स पर काम करते देखा है और वो उन्हें बहुत एडमायर करता है। उसका सपना रहा है अवेकनर बनकर अपने फादर के बनाए टूल्स से मॉन्स्टर्स से फाइट करना, लेकिन अवेकनिंग के बाद भी उसके फादर ने उसे प्रॉपर आर्टिफैक्ट देने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो इसके लायक नहीं है। एंडलेस बेगिंग के बावजूद उसके फादर ने साफ कहा कि क्वालिफायर्स पास करो तभी वेपन मिलेगा। ये सुनकर टेनमा समझ जाता है कि क्राफ्टर के बेटे के पास टीम अप करने वालों की कमी नहीं होगी, तो फिर उसने लेवल 0 टेनमा को ही क्यों चुना। इबेरिया बताता है कि उसके फादर ने कंडीशन रखी है कि अगर वो किसी और पावर टीममेट के सहारे पास हुआ तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली उसका फादर एक स्ट्रिक्ट एशियन डैड जैसा होता है, एक्सपेक्टेशंस हाई और शॉर्टकट्स जीरो। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स पहले ही राय की तरफ से वार्न्ड होते हैं और या तो लोनर्स बचते हैं या प्री मेड पार्टीज। इबेरिया के पास रिलाई करने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए टेनमा उसकी बेस्ट बेट बनता है। वही इंसान जिसने टकरू को ऑब्लिटरेट किया और अब भी चार्ल्स को हराया। आखिर में कई सवालों के बाद टेनमा टीम अप के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन उसकी इमीडिएट चिंता आहा को हॉस्पिटल पहुंचाने की होती है। आइबेरिया इतना खुश होता है कि टीम नेम डिसाइड करने लगता है और नॉन स्टॉप बोलता रहता है। वो सच्चा होमबॉय होता है लेकिन चुप रहना नहीं जानता। अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स याद करते हुए टेनमा सोचता है कि रेम्यू और सिया भी क्वालिफायर्स में आएंगे या नहीं। नेक्स्ट सीन में रेम्यू अचानक छींकता है और सोचता है कि शायद टेनमा उसे याद कर रहा है। टेनमा का नाम सुनते ही सिया जेन्युइनली टेनमा की कंडीशन को लेकर कंसर्न हो जाती है। वो उम्मीद कर रही होती है कि टेनमा ठीक से सरवाइव कर रहा होगा। रेम्यू उसे टीज करता है कि उसे टेनमा के लिए फीलिंग्स हैं, जिस पर वो अपनी वाटर एबिलिटी से उसे मार देती है। रेम्यू उसे चीप शॉट कहकर चिढ़ाता है, लेकिन उसके हिसाब से स्पारिंग में स्नीकी अटैक्स मैटर नहीं करते, बस ओपनिंग्स मिलनी चाहिए। दूर से ये सब उनका मास्टर देख रहा होता है, एक साइबॉर्ग जो क्वालिफायर्स के लिए उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करने पर तुला होता है। सेया ऑलरेडी लेवल 11 पर पहुंच चुका होता है, जबकि रेम्यू लेवल 10 पर अटका रहता है। दोनों एलिमेंटलिस्ट्स होते हैं और जल्द ही दूसरे अवेकनर से फेस करने की तैयारी में होते हैं। सीन कट होता है और फिर से राय किनोशिदा का इरिटेटेड फेस दिखता है, क्योंकि हाउंड ने अब तक रिपोर्ट नहीं किया होता। उसे गुस्सा आता है कि उसके लोग इतने यूजलेस हैं। एजेंट सर्च पार्टी भेजने की बात करता है, लेकिन राय को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए क्वालिफायर्स टॉप प्रायोरिटी होते हैं, क्योंकि अगर वो इस साल कट नहीं बना पाया तो उसके पॉप्स उसकी हालत खराब कर देंगे। वैसे भी ये गाय करीब 800 कंटेस्टेंट्स खरीद चुका होता है ब्राइबिंग के जरिए, और सब लेवल 5 या उससे ऊपर के होते हैं। राय को अच्छा लगता है कि उसका एजेंट बाकी से ज्यादा रिलेबल है और वो लास्ट स्टोन कंज्यूम करके अपने स्टैट्स डेवलप कर लेता है। अब वो एवरेज लेवल 12 पर होता है और खुद को टॉप टॉक समझता है। उसका एलिमेंट लाइटनिंग होता है।